साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड 2025 का प्रश्न पत्र। गणित के सभी 20 प्रश्नों का आपको हल इस पे मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखिए, इसका गणित प्रश्न पत्र है आपका इस प्रकार। यहाँ से देख सकते हैं आपको दिया है प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 का है ये। यहाँ से एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 101 नंबर का प्रश्न है। ध्यान देंगे, लास्ट में जो 20 प्रश्न रहता है वो गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान कोई में से कोई भी एक को हल करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है इसका, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। यदि अब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 1, 2, 3, 6। इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये n है तो n को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। मतलब यहाँ पर 4 क्या है? भाजक है। क्लियर है? और जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य है। मतलब n क्या है? भाज्य है आपका, n भाज्य है। क्लियर? और शेषफल आपका क्या है? 3 है। तो आपका ये याद रखना है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से आप लिख सकते हैं ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिए, भाज्य बराबर n हो गया, भाजक आपका क्या है? 4 है तो 4, भागफल हमको पता नहीं है तो x मान सकते हैं या k मान सकते हैं, जैसे इसमें k माना है। ठीक है, प्लस अब शेषफल क्या हो गया? 3। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर 4k प्लस 3। समझ में आए? तो इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं n बराबर 4k प्लस 3। यहाँ पर आप देखिए ये n बराबर लिखा है 4k प्लस 3। अब दूसरा क्या बोले, इसे प्रश्न में पढ़िए, अब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 2n बोला है तो इसी n में 2 का गुणा कर दिए। तो देखिए यहाँ n में 2 का गुणा किया 2n, ये 4k प्लस 3 है तो कोष्टक करके 2 लिख दिया, मतलब 2 का गुणा हो रहा है। तो n में किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 2n हो गया, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौक कितना होगा? 8k, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हो इतना? अब यहाँ से ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या बोला है? 4 से विभाजित किया जाए। अब 2n को किससे विभाजित करना है? 4 से। देखिए पहले 2n कर लिए, अब इसको 4 से भाग देना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो 8k प्लस 6 है, अब 4 से भाग देंगे तो 8 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब 4 से 8 तो 4 दूनी 8, ये पूरा कट जाएगा आपका। क्लियर हुआ? तो पूरा पूरा भाग चला गया। अब उसी प्रकार 4 का भाग 6 में देना है, जैसे इसमें दिए तो शेषफल में देना है। तो 4 का भाग 6 में देंगे, जैसे ये 6, ये 4 हो गया, 4 एकम 4 और 6 में से 4 गया 2, तो शेषफल कितना आया? 2। तो यही हमारा उत्तर है। क्लियर हुआ? यहाँ पर ये लिखा है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये 4 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में लुप्त पद कौन से होंगे? यहाँ पर का निकालना, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 26 है तो यहाँ क्या आएगा? क्लियर है? तो देखिए इसका हल, तो इसमें देखिए जैसे 2 है और 26 है, तो इन दोनों के बीच का आप अंतराल निकाल लेंगे तो 26 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा आपका? 24 आएगा। 26 में सबसे पहले आप 2 घटा लेंगे, 26 में से 2 घटाए कितना आएगा आपका? 24। क्लियर है? अब 24 है तो 24 को क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, 24 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्लियर है? तो 24 में ये जो 2 दिया है इसका भाग देंगे कितना आएगा? 12।
तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, 2 में 12 जोड़े 14 आया, 14 में 12 जोड़ेंगे 26 आएगा, और 26 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 में से 2 घटाना है, तो कितना आया 24, फिर उसमें ये जो 2 दिया है इसका आप भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 12। अब उस 12 को आपको जोड़ते जाना है, 2 में 12 जोड़ना है, फिर 12 में 26 जोड़ना है, फिर 26 में 12 जोड़ना है, मतलब जो डी है वो सार्वंतर है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार, जैसे यहाँ पर है ना, ये कितना हो गया आपका 24, तो ये जैसे इसका आएगा 24, 24 में 2 भाग दिए 12, तो ये 12 इसमें जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 14, और फिर 14 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26, और 26 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 38। क्लियर है? तो इस प्रकार इसका उत्तर कौन सा होगा, 14 और 38, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? यहाँ पर देखिए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल इस बराबर होता है n+1/2। तो यहाँ से n का मान क्या है 100, कुल 1 से 100 तक गिनती है, मतलब n बराबर क्या हो गया 100, अंतिम पद मतलब लास्ट में क्या है 100, 1 से 100 तक आप गिनती लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4, तो लास्ट में आपका क्या आएगा 100, तो अंतिम पद क्या हो गया 100। क्लियर हुआ? तो हम उसको n मान लेते हैं, कुल कितना है, या फिर कुल 1 से 100 तक गिनती है तो कुल कितना है 100 है, तो n बराबर कितना हो गया 100। अब फार्मूला में आप रख देंगे, n के बदले यहाँ 100 रखे, फिर n के बदले 100 रखे, तो 100 कोष्टक 100 धन 1/2, तो 100 का 100 हो गया, 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 101/2। अब 2 से 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 50 आ जाएगा, 50 दूनी 100, तो 50 गुणा 101, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5050। क्लियर है? तो इसके जब ऐसे रहेगा आपका प्राकृत संख्या, तो इस प्रकार फार्मूला में रख कर आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, यदि p और q प्राकृतिक संख्या है और p q का गुणज है तो p और q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले इसको मान सकते हैं p q का गुणज है, मतलब पहाड़ा में आता है, तो मान लीजिए हम q बराबर मान लेते हैं 2। क्लियर है? तो p बराबर क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे या 6 मान लेंगे। कहने का मतलब q का गुणज है, मतलब जो p का कोई भी मान लेंगे वो उसके पहाड़ा में आना चाहिए, जैसे 4 6 8 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले आप q को मानेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं p जो है q का गुणज है, मतलब q के पहाड़ा में आता है, तो q को पहले मानेंगे, तो q को 2 मान लीजिए, तो p को मान लेना है जो 2 के पहाड़ा में आता है, जैसे 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 2 पंचे 10, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ से क्या बोला है, अब ये हो गया 2 के पहाड़ा में आता है 4, तो गुणज हो गया, तो q का गुणज हो गया ना p। अब बोला है दोनों का महत्तम निकालना है, तो 2 और 4 का महत्तम निकाल लेंगे, तो ये 2 हो गया ये 4 हो गया। महत्तम कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ इस प्रकार 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब ये नहीं जाएगा महत्तम में, तो इसको महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 2 आ गया, मतलब कोई भी एक संख्या लेना है जिससे वो भाग जाए। क्लियर है? या दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं इसको आप, जैसे कि ये हो जाएगा आपका, एक बार जैसे 2 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 के पहाड़ा में 2 आता है, 2 के पहाड़ा में 2 आता है। 4 को लेंगे तो 1 के पहाड़ा में 2 आता है, 2 के पहाड़ा में 1 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 के पहाड़ा में 4 आता है, और 4 के पहाड़ा में 4 आता है। क्लियर हुआ? ये हो गया। तो महत्तम सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे बड़ा कौन है, जो दोनों साइड होना चाहिए। महत्तम निकालने का तरीका क्या है, दोनों में होना चाहिए, तो एक तो सब में कॉमन है, ये 2 देखिए 4 इधर है लेकिन 4 इधर नहीं है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा आपका 2 होगा। और 2 को हमने क्या माना था, q माना था, q बराबर 2 माने थे। क्लियर हुआ? तो इसका उत्तर क्या होगा, महत्तम समापवर्तक 2 आया, मतलब q माने, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? इस प्रकार देख सकते हैं, इसमें 2-3 तरीका है, इसको आप
इसमें देखिए जैसे q बराबर 6 माने p बराबर 18 माने, तो 6 के पहाड़ा में 18 आता है, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, तो ऐसा भी करके आप बना सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10। याद रखना 1 से 10 तक गिनती लिखेंगे तो 2 अंक है। 2 अंक कहाँ शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, 1 से 9 तक तो 1 अंक है, और 10 से लेकर 99 तक होता है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 10। तो इस प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 10, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्लियर है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, वो 4 होगा। ठीक, भाज्य संख्या क्या है, 4, जो खुद के पहाड़ा से भी चला जाए और दूसरे के पहाड़ में भी आए, जैसे 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 4 क्या है, भाज्य संख्या है सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 4। इसका लघुत्तम निकालते कैसे, इस प्रकार 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 5 की 5 रहेगा, और 5 एकम 5, फिर सबका गुणा कर देना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 20 इसका सही उत्तर है। इस प्रकार देख सकते हैं, क्लियर है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपका, 4, तो इस प्रकार ये निकाले हैं। अगला प्रश्न है, 2x धन 3y बराबर 15 और 3x धन 2y बराबर 25, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो इसको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। जैसे समीकरण 2 है आपका 3x धन 2y, तो इसको घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस रहता है, तो जब भी घटाते हैं तो प्लस उल्टा माइनस, तो माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस 3y है तो माइनस 3y हो जाएगा, बराबर इसमें पहले क्या है 25, फिर माइनस करेंगे, इसमें क्या है 15। क्लियर है, घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल गया ना, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3x है, इसमें 2x है, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x। क्लियर है, 3 लड्डू में से 2 लड्डू खा देंगे तो 1 लड्डू बचेगा, 1 को लिखते नहीं है ना, 1x यहाँ 1 रहता है। अब वैसे ही देखिए यहाँ से 3y में से 2y घटाएंगे, 1 माइनस और 1 प्लस हमेशा घटता है, इसको याद रखेंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे, आपका बचेगा 1y। चिन्ह को हमेशा याद रखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है, जैसे आपका ये यहाँ पर 3 में माइनस है, यहाँ 2 में प्लस है, तो 3 में से 2 घट गया, लेकिन जो बड़ा संख्या रहता है उसके सामने एक चिन्ह लगता है, बड़ा में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो हो गया। अब 25 में से 15 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 10, तो x माइनस वाई बराबर 10। इसे बोला x माइनस वाई का मान ज्ञात करो, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 10, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार इसका ये है, समीकरण 1 और 2 करना है और उसको घटा देना है, फिर इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है आपका प्रश्न, यदि प्रत्येक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दी गई आकृति का आयतन होगा। ये घन है और इसका भुजा क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो घन में हमेशा याद रखना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका लंबाई भी 3 होगा, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी क्या होगा 3 होगा। ये इसका ऑप्शन दिया है। तो घन का आयतन निकालना है, घन का आयतन सभी का निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जितना भी दिया है, जैसे कि कितना ठो आयतन दिया उसको, घन दिया उसको देखेंगे। जैसे ये पहला हो गया, ऊपर में 1 ठो है, नीचे में 2 ठो है, इसमें 3 ठो है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो सबको गिन लेंगे। तो 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15, कुल घन कितना हो गया 15। अब एक घन का आयतन निकालेंगे, तो देखिए सबका इसका लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3, सब 3 3 है। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा की घात 3, तो 3 की घात 3 होगा, मतलब 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27।
घन सेंटीमीटर। तो एक घन का आयतन कितना आ गया 27, और कुल घन कितना दिया है 15, तो 15 गुणा 27 कर देंगे इस प्रकार। तो 15 गुणा 27 करेंगे तो कितना आएगा 405 घन सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर देखिए पासा में याद रखेंगे जैसे कि छठ होता है ना, लूडो ही आप खेलते होंगे, तो लूडो में इस प्रकार रहता है सब में 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के कितना हो गया 6 NS प्रति 10 समष्टि क्या होगा आपका 6 कुल। क्लियर है। तो कुल उसमें दिया है कि 6 प्रकार का मान दिया है। अब देखिए 7 से कम, तो यहाँ पर NS बराबर आप 6 लिखेंगे, और 7 से कम संख्या नहीं पड़ेगी। 7 से कम संख्या क्या क्या रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कोई भी आ सकता है। जैसे लूडो खेलते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4, कभी 5, कभी 6, तीन में से कोई भी आ सकता है, तो इसको इसलिए 6 को लेंगे। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है, तो वही लिखा है अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ये भी क्या है 6 है, और कुल उसमें दिया क्या है 6 ठो दिया है परिणाम। ठीक, तो इसलिए क्या लिखेंगे दोनों का क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका ये लिखा है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, दोनों का मान 6 है, तो 6 बटे 6 मतलब 6 कम 6, तो अंतिम उत्तर क्या है इसका एक ऑप्शन बी एक इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ABCD एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। यदि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त BEC खींचा गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर इस प्रकार इसका चित्र दिया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका त्रिज्या दिया है, क्लियर है, यहाँ पर दिया जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये BC को व्यास माना है, ये वाला आपका क्या हो गया व्यास, तो ये क्या होगा इसका त्रिज्या। तो ये 28 दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा 28 होगा। क्लियर है, तो ये दोनों 28 हो गया आपका। तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश कौन सा है आपका ABCD। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, यहाँ डी भी आएगा आपका ABCD का क्षेत्रफल। तो चूंकि एक एक करके देखेंगे, जैसे ये वृत्त है तो चतुर्थांश कभी बोलेगा तो 1/4 ऐसे लेंगे, क्योंकि वृत्त का ऐसे 4 हिस्सा करते हैं। क्लियर है, तो 4 में से ये एक हिस्सा है, ये जो दिया है ना ABCD वो एक हिस्सा है, जैसे ये जैसे है ना, ये आप देख सकते हैं। तो वृत्त में देखिए इसका एक एरिया है, इतना को लिया है। क्लियर हुआ, तो चतुर्थांश बोलेगा इसलिए 1/4, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है 1/4 हो गया, पाई का पाई, आर का मान क्या है 28, तो 28 का स्क्वायर, ये पहला को आप समझ जाइए सबसे पहले। तो ये जो लिखा है ना 1/4 पाई 28 का स्क्वायर मतलब पाई आर का स्क्वायर, आर का मान 28 है। 1/4 क्यों है, क्योंकि चतुर्थांश वृत्त में 4 होता है। ठीक है, चतुर्थांश, तो एक भाग को लिया तो 1/4 लिखते हैं। तो इसको आप हल करेंगे तो 1/4 गुणा पाई का मान क्या होता है आपका 22/7, 28 गुणा 28, तो इसको आप कटा हल करेंगे, 7 चौक 28 से कट गया, 1 28 कट गया, 28 गुणा 22 करेंगे 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अगला लेंगे आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में का क्षेत्रफल फार्मूला था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार 28 है और ऊंचाई भी 28 है, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया 28 गुणा 28 फार्मूला लगाना है। 2 से 28 को कटाएंगे 14 आएगा, और 14 गुणा 28 मतलब 392 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। फिर देखेंगे वृत्तीय खंड BDC का क्षेत्रफल। BDC मतलब ये वाला देखिए, ये इस प्रकार। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो इसको घटा देंगे। पहला क्या निकाले हम 616, दूसरा में क्या निकाले हैं 392। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जैसे पूरे का निकाले 616, समकोण त्रिभुज के निकाले हैं 392, तो दोनों को घटाएंगे तो बीच का तो निकल ही जाएगा। तो दोनों को घटा दिए तो कितना आ गया 224 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है अर्धवृत्त BEC का व्यास और त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए
ये जो दिया है ना BEC इतना वाला भाग का व्यास, व्यास कितना दिया है 28, क्लियर है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसको निकालेंगे ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, इसको लेंगे ABC में पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें BC, ये वाला BC का स्क्वायर, लंब क्या है AB, आधार क्या है AC, तो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 28 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग। क्लियर है। फार्मूला से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों को आप हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 28 का वर्ग, ये कॉमन निकाल देंगे तो इसमें बच जाएगा 1 धन 1। क्लियर हुआ। एक और एक क्या हो गया 2, यहाँ से BC का वर्ग है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग है, तो वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और इसमें क्या बचेगा आपका कर्णी 2, मतलब ये बचेगा 28 कर्णी 2। क्लियर है। तो ये 28 कर्णी 2 क्या है, ये है आपका BC का मान है। क्लियर हुआ। BC का मान कितना आ गया आपका 28 कर्णी 2। तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो 14 दूनी 28 मतलब 14 कर्णी 2। अब BEC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर होगा BEC, ये क्या है वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, और चूंकि ये अर्धवृत्त है इसलिए 1/2 लगा, इसमें देखेंगे 1/2 पाई आर का स्क्वायर, आर का मान क्या है 14 कर्णी 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार 1/2 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ से इसको 1/2 गुणा पाई 14 कर्णी 2 को 2 बार लिखेंगे, 14 कर्णी 2 गुणा 14 कर्णी 2। क्लियर है। यहाँ से कर्णी 2 का 2 हो जाएगा गुणा करने पर, और 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको 14 गुणा 14, और पाई का मान होता है आपका 22/7, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 616। तो अंतिम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस 616 में 224 आप घटा देंगे तो कितना आएगा 392 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है किसी व्यवस्थित अनुक्रम के डेटा का मध्य बिंदु जो सर्वाधिक स्वीकृत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में स्वीकृत की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बहुलक लेंगे जो ऑप्शन में दिया है, तो बहुलक में क्या होता है जैसे इसमें दिया है 1 2 2 3, जो सबसे अधिक होता है वो बहुलक होता है। क्लियर है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए माध्यिका में ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच में रहता है वो उत्तर, माध्य मतलब बीच में, इधर का 3 इधर का 3, बीच में कौन है 4, तो मध्यिका, इसका उत्तर सही में क्या आएगा आपका माध्यिका आएगा। क्लियर है। माध्य में क्या होता है औसत मान निकलता है लेकिन मध्य बिंदु नहीं, औसत निकलता है उसका। तो यहाँ पर देखिए विचलन क्या है डेटा के फैलाव का माप, तो इसका जो सही उत्तर होगा माध्यिका व्यवस्थित डेटा का सटीक मध्य बिंदु, तो ये आपका माध्यिका इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में DE समांतर BC यदि AD बराबर 2 DB बराबर AE बराबर 3 EC बराबर x हो तो x का मान होगा। यहाँ पर इसको देखिए तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, तो ये क्या होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से होगा, ये AD/DB होता है और AE/EC। अब मान रख देंगे, AD का मान कितना है आपका 2, तो AD के बदले यहाँ 2 रख दिए, DB के बदले 3 रख दिए, AE के बदले क्या रखना है 3, और EC को क्या माने x, तो ये x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x ये ऐसे तिरक गुणा होगा तो 2 गुणा x, फिर ऐसे हो जाएगा 3 गुणा 3, तो ये हो गया आपका 3 तिया 9, x का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ आएगा 9 के नीचे, 9/2 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो इस प्रकार क्या है ये 9/2 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि
3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गोलियों के आकार में ढाला जाता है तो इस प्रकार बनने वाली कुल गोलियों की संख्या कितनी होगी। ये प्रश्न आपका कक्षा 10वीं में है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोला, ये बेलन है और बेलन को क्या बनाया गया है, गोली, गोली मतलब गोला बनाया गया। क्लियर है, ये बेलन इस प्रकार होता है आपका, ये बेलन है। बेलन को पिघलाकर क्या बनाया गया है, गोली बनाया गया है, छोटा छोटा गोली, गोली मतलब गोला। तो दो प्रकार का फार्मूला लगेगा, याद रखेंगे, एक तो बेलन का आयतन, दूसरा गोले का आयतन। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। क्लियर, तो यहाँ से दोनों में आपको क्या किस चीज़ का ज़रूरत है, एक में आर और एच का ज़रूरत है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई का, और इसमें एक में आर का ज़रूरत है। तो देखिए पहला क्या है, बेलन है। तो बेलन में ऊंचाई आपका दिया है 10, तो एच के बदले आपको रखना है 10 और त्रिज्या आर के बदले रखना है 3। इस फार्मूला में रखना है। दूसरा फार्मूला गोला में क्या दिया है, बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, तो व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2r बराबर कितना दिया है 1, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 को किस में रखेंगे, गोले के आयतन में रखेंगे, r का मान, तो फिर इसका उत्तर आ जाएगा और दोनों को भाग देंगे। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ये पहले बेलन है, वही बताया बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 10, प्रश्न में दिया है। तो यहाँ ऊंचाई इसका क्या हो गया 10, इसका त्रिज्या कितना दिया है 3 दिया है पहले से, ये बेलन का त्रिज्या कितना दिया है 3 दिया है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई हो गया, आर का मान 3 रखे, 3 का स्क्वायर हो गया, एच का मान 10, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6 नहीं करेंगे, 10 तिया 90 पाई घन सेंटीमीटर। अब बेलन को पिघलाकर गोला बनाएंगे, गोली बोला है, ये देख गोली, तो ये हो जाएगा आपका गोली। तो गोली का व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या व्यास का आधा, तो आधा मतलब क्या हो जाएगा, 1 को आप 1/2 करेंगे और 2 से 1 को भाग देंगे, तो 2 पंचे 10, इस प्रकार 2 शून्य शून्य हो गया, 1 में शून्य गया 1, दशमलव लगाएंगे शून्य बढ़ेगा, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा 0.5 लिख सकते हैं, या अब 1/2 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब गोले के आयतन का फार्मूला लगा देंगे, 4/3 पाई आर की घात 3, तो ये 4/3 हो गया आपका, ये पाई हो गया, आर के बदले आप 1/2 ही लिख देंगे, 1/2 पूरे की घात 3। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 हो गया, पाई को पाई ही रहने देंगे, 1/2 को 3 बार लिख देंगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। तो ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, तो ऊपर में आपका कौन सा बचा, पाई, एक एकम एक एकम एक, इसमें बचा 2 और 3, 3 दूनी 6, मतलब पाई/6 इसमें बचा है। क्लियर हुआ, फिर दोनों को भाग दे देंगे, किसको किसको, बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन, गोलियों की संख्या निकालना है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बेलन का आयतन कितना आया, 90 आया, तो इसीलिए इसको लिखा है आपका 90 लिख दिए, 90 पाई, और गोले का कितना आया, पाई/6 लिख देंगे, पाई/6। तो इस प्रकार रहेगा, तो 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, तो 90 गुणा 6 करेंगे, 9 छक्के 54, मतलब कितना है 540। क्लियर हुआ, इस टाइप के सवाल आपको कक्षा 10वीं गणित में आपको मिल जाएगा, अब जाकर देख सकते हो उसमें। अगला प्रश्न है, यदि एक 15 मीटर की सीढ़ी दीवार पर 60 अंश का कोण बनाते हुए टिकी है तो उस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी। ये भी प्रश्न आपका कक्षा 10वीं में है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये दिया है सीढ़ी इस प्रकार टिका है, मतलब ये क्या हो गया 15 मीटर इसको ऊंचाई दे दिया। क्लियर है, और जो इसका कोण दिया है कितना 60 अंश। क्लियर है, तो ये जो कोण दे दिया है इसका 60 अंश, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बटे कर्ण। क्लियर है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लंब मतलब क्या है इसका, तो ये हो जाएगा आपका, ये लंब हो गया, कर्ण कितना दिया है 15, ये कर्ण कितना दिया है आपका 15, यहाँ फार्मूला लंब को यहाँ h माने ऊंचाई या लंबाई, तो h हो गया, कर्ण के बदले क्या रख दिए 15,
कोण के बदले 60, तो साइन 60 का मान होता है कर्णी 3/2, तो साइन 60 के बदले लिखेंगे कर्णी 3/2 बराबर h/15, तो 15 से 3 गुणा करेंगे तो 15 कर्णी 3/2 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पाइप से दूसरा पाइप 3 गुना तेजी से टैंक को भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ उस टैंक को भरने के लिए 36 मिनट लेते हैं तो धीमी गति वाला पाइप उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा। क्लियर है, दो प्रकार का पाइप है, एक हो सकता है एक पाइप पतला होगा, एक पाइप मोटा होगा। क्लियर है, तो इसलिए क्या होगा, ये 3 गुना तेजी से टैंक को भरता है। तो धीमी गति वाला पाइप, तो यहाँ पर बोला है दोनों पाइप एक साथ मिलकर 36 मिनट में भर लेते हैं। दोनों पाइप मिलकर ना, पतला पाइप और मोटा पाइप दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। तो जो ये पतला पाइप है ये उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, इसका कहने का मतलब ये है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पतला पाइप है जो 1 गुना से चलता है। यहाँ पर देखिए एक मोटा पाइप है जो 3 गुना गति से पानी भरता है, टंकी को भर देता है। क्लियर है, अब दोनों पाइप से यदि एक साथ पानी जाएगा, पतला पाइप से मोटा पाइप से, तो कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट लगेगा इस टंकी को भरने में। तो प्रश्न पूछ रहा है जो पतला पाइप बस से पानी आएगा तो कितना टाइम में वो भरेगा। तो इस प्रकार आप लिखेंगे, मान लीजिए धीमे पाइप की दर x टैंक भरने में प्रति मिनट, तो तेज पाइप की दर है 3x, 3 गुना, दोनों को जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा। तो कुल तो 4x बराबर आप लिखेंगे, तो एक टैंक बराबर लिखेंगे 4x गुणा 36, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, ये हो गया आपका 144x, एक टैंक बराबर 144x आया। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/144। क्लियर है, तो इस प्रकार क्या लगेगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 144 मिनट लगेगा धीमी गति वाले को। तो 144 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे से 3 गुना थी। अभी उस आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 2 गुनी है। आज उस आदमी की आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी वर्तमान में क्या है, उस आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी है। तो पहले बेटे की आयु को मान लो x को मान लो बेटा, और उस आदमी को मान लो 2x, 2 गुनी बोल रहा है। ठीक है, जो उस आदमी की आयु बेटे की आयु से 2 गुना, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बेटा को x माने, आदमी क्या माने, 2x माने। फिर प्रश्न बोला 18 साल पहले, तो पहले बोला है तो उसमें घटाएंगे। जैसे अभी आपका उम्र मान लो 10, अभी आपका उम्र कितना साल है, मान लो 30 साल, तो 18 साल पहले कितना होगा, तो 30 में 18 घटाएंगे तो 12 साल होगा। तो जब भी पहले बोलेगा तो आपको माइनस करना है और बाद बोलेगा तो प्लस करना है। तो 18 साल पहले उस आदमी की आयु क्या हो जाएगा, 2x - 18। क्लियर है, तो अभी पता नहीं है ना, मान लो अभी 30 है, 30 में 18 घटाते, लेकिन पता नहीं है 2x माने, 2x - 18। बेटे का आयु x माने है तो x में 18 घटाएंगे। फिर प्रश्न बोला है 18 साल पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है, तो बेटे में 3 का गुणा कर देना। तो 2x - 18 हो गया, 3 का गुणा x में करेंगे 3x और 18 तिया 54, x को एक साइड करेंगे और संख्या एक साइड, तो 3x हो गया, 2 इधर आएगा, 3 में से 2 गया 1x, और ये हो गया -18 + 54 हो जाएगा। क्लियर है, पक्षांतर के नियम से घटा लेंगे। जैसे ये हो जाएगा आपका -18 हो गया, 54 को इधर ले आएंगे तो माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा। ये 3x हो गया, यहाँ प्लस रहता है, प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो पक्षांतर किए तो 3 में से 2 गया 1x, और माइनस और प्लस घटता है, हमेशा याद रखेंगे। तो 54 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 36, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 54 बड़ा है इसलिए प्लस। जब भी घटाएंगे याद रखेंगे जो बड़ा संख्या उसके सामने का चिन्ह लगता है, और हमेशा 1 - 1 प्लस घटता है। तो इसको उत्तर, तो यहाँ पर आप देखिए x बराबर 36 आया, तो x को हमने क्या माना है, बेटा, तो बेटे का उम्र 36 हो गया।
अब यहाँ पर ये देखेंगे 36, तो इसका आदमी का कितना हो जाएगा, 36 गुणा 2 करेंगे, 36 दूनी 72। तो प्रश्न में बोला है दोनों का योग, तो 72 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 108। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए यदि a जो है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो a + 1/1 का मान है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं a बराबर ले लेते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 1/2 1 से आधा। अब इस मान को इसमें रखेंगे तो a के बदले रखेंगे 1/2 धन 1 का 1 रहेगा, a के बदले 1/2, तो इस प्रकार रहेगा। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 1/2 हो गया धन ये 2 एकम 2। क्लियर है। फिर यहाँ पर नीचे में 1 है, तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, 2 दूनी 4, फिर नीचे का गुणा होता है 1 एकम 1, तो 4 और 1 5/2, और 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5 आएगा, 5 का आधा 2.5। तो ये क्या है, देखिए ऑप्शन में क्या है, 2 से कम तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 से अधिक है। कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2.5 क्या है, 2 से अधिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर है। इस प्रकार देखिए अगला प्रश्न दिया है ये, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका कक्षा 10वीं में इस टाइप से सवाल दिया है, इसको इस प्रकार करके सॉल्व करते हैं। ये जैसे आपका इसको इस प्रकार मान लेते हैं 2, ये बार बार आता है तो इसको मान लेते हैं x, और पहले लिख देते हैं x बराबर, फिर दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो x का वर्ग हो जाएगा, और वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल कट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो ये दोनों कट जाता है, कितना आ गया 2 + x। क्लियर हुआ। तो x फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस उल्टा माइनस, ये प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, x² - x - 2 बराबर 0। इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ से ये आपको इसको मान्य है, ये करनी 2 + x, दोनों पक्षों वर्ग किए तो वर्ग से ये वर्ग होगा, इसमें वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल कट जाता है, तो ये 2 + x, पक्षांतर करते हैं प्लस उल्टा माइनस हो जाता है। यहाँ भी 2 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस रहता है, प्लस उल्टा माइनस हो गया। अब इसको गुणनखंड आपको तोड़ने आना चाहिए, कक्षा 10वीं में दिया है गुणनखंड विधि। तो ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 2 आए, जोड़ने या घटाने में -1 आए, मतलब बीच वाला संख्या है, तो बीच में क्या है -1 है। तो याद रखेंगे 2 एकम 2 होता है, और 2 में से 1 घटाने पर 1 आता है। चूँकि हमको -1 लाना है इसलिए 2 को माइनस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। क्लियर हुआ। तो गुणनखंड विधि को आप अच्छे से देख लेंगे, तो इसीलिए इसमें -2x लिया है, +x लिया है। इस प्रकार गुणनखंड करके इसको तोड़ेंगे, -2x + x है। यहाँ से आप देख लीजिए ठीक से, यहाँ से ये कैसे हुआ आपका, इस प्रकार ये x² वैसा रहेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे -x ही बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। -2 वैसे ही रहेगा, 2 और 1 क्यों लिए, 2 एकम 2 होता है, 2 में से 1 घटाए -1, तो यहाँ x² है तो कॉमन निकला है x, तो यहाँ बचा x, इसका बचा 2। x² को आप चाहे तो इस प्रकार 2 बार लिख सकते हैं। x² कैसे टूटा है, x गुणा x लिख सकते हैं, 2x को 2x लिख सकते हैं। क्लियर। दोनों में से x कॉमन निकला, ये तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। क्लियर। x - 2 है तो 1 को कॉमन निकाल देंगे, x - 2, दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, तो जो एक जैसे रहते हैं उसको एक बार लिखते हैं, इसमें बचा x, इसमें बचा 1। तो इस प्रकार इसको तुलना करेंगे तो x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा -1, तो -1 को उत्तर नहीं लेते। क्लियर है। तो ये x - 2 बराबर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस उल्टा प्लस, तो +2 इसका उत्तर होगा। क्लियर है। क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है आपका, याद रखना है, हमेशा धनात्मक होता है, तो धनात्मक वाला उत्तर को आपको लेना है, ऋणात्मक को नहीं लेना है। आप कोई भी संख्या ले, देखिए -2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो कोई भी संख्या ले, प्लस में ले चाहे माइनस में ले, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, इसलिए x बराबर 2 उसका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप एक एक करके इसको हल करेंगे, जैसे लिखा है निम्नलिखित का सरलतम रूप है। तो यहाँ से नीचे से आप इसको हल करेंगे, जैसे लिखा है ना आपका x की घात -3/5 को देखिए सबसे पहले, और ये ऐसे करके ऐसे इसमें 5 है तो उसको आप लिख सकते हैं 1/5। क्लियर है। ऐसे ये है ना, इसका मतलब होता है 1/5, अगर 5 है तो, और कुछ नहीं है तो 1/2, और 3 है तो 1/3, ऐसा लिखते हैं। क्लियर।
तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 पंचे 25, तो 1 की घात क्या हो गया -3/25। क्लियर हुआ। अब ऊपर में देखिए क्या है, -5/3। क्रम से हल करेंगे नीचे से, तो ये गुणा हो जाएगा, गुणा -5/3। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 पंचे आपका क्या हो जाएगा 25, 3 3 कट गया, तो कितना बच गया 1/5 बचा। और ऊपर में क्या है 5 है, देखिए तो 1/5 गुणा 5 करेंगे, 5 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो नीचे में सबसे पहले क्या था x, तो x की घात 1 मतलब क्या होता है x, इसका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। तो नीचे से इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे बनेगा इस प्रकार, इसको देख सकते हैं, आपको नीचे से सॉल्व करना है यहाँ से, तो x इसका सही उत्तर है, एक एक करके लेना है। क्लियर है। पहले इतना को सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसमें आएंगे, फिर इसमें। देखिए अगला प्रश्न है, ये आपका 3/4 धन 5/36 धन 7/144 धन प्लस प्लस 17/5184 प्लस 19/8100। तो इस टाइप का सवाल आपको गुणोत्तर श्रेणी में मिलेगा, विशेष श्रेणी में, ये 11वीं में है ये प्रश्न आपका। क्लियर है, विशेष श्रेणी का सवाल है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार दिया है, जैसे कि ये आपका दिया है, सबसे पहले जैसे 3 दिया है। क्लियर है, तो 3 को 3 ही लिखेंगे, जैसे देखिए 4 नहीं है 36। क्लियर है, और ये हो जाएगा आपका 36 चौक। यहाँ पर देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 4 लिख देना, 1 चौक 4। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 1 3, और इसको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका, इस प्रकार का पद बनेगा 2n+1/n² का होल स्क्वायर। ये इसका क्या है, फार्मूला बन रहा है। कैसे, जैसे यहाँ पर आप पहला कोई देखेंगे 3 का 3, तो इसको 2 एकम 2 + 1 मतलब वही 6। 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बन रहा है, देखिए n का मान क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर n का मान 1 धन 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर आया ना। तो वैसे सबको आपको बनाना है, इस टाइप से आपको बनाना है। ये पद है आपका, जैसे 5/36 है, 5 का 5, 36 को क्या लिख सकते हैं 4 × 9, 4 नहीं है 36, तो 5 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 धन 1, 4 1 5, 4 और 9 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये भी ये फार्मूला बन गया इस टाइप का, 2n+1/n² कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार इसका जो अंतिम पद आता है ये इसका, ठीक है, इसको याद रखना है, 1/n² - 1/n+1 का होल स्क्वायर, ये इसका आता है इस प्रकार जब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपका n का मान क्या आया है, 2n+1 से तुलना करेंगे तो n का मान इसमें 1 आया है। तो इसमें आपको n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1/1 का स्क्वायर होगा, माइनस n का मान 1 रखेंगे तो 1 धन 1 का होल स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर आया, 1 और 1 2, 1/2 का स्क्वायर, वही इसमें दिया है। सेम प्रोसेस आपका बढ़ता जाएगा। दूसरा में क्या दिया है, n का मान 2 दिया है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n+1 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये बढ़ता जाएगा, लास्ट 10 तक आएगा इसमें। क्लियर है। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, जैसे इसमें बोला है ना 19/8100। अब लास्ट में क्या आएगा, देखिए 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, तो 10 दहम 100, 3 गुणा करेंगे, 9 का स्क्वायर 81/9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 में से 81 गया 19, और 81 गुणा 100 करेंगे तो 8100 आया ना। ये लास्ट तक इसका होगा आपका। तो ये सब कटता जाएगा। देखिए यहाँ से ये 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, ये सब प्लस माइनस आपका कट जाएगा। तो आपको बचेगा कौन, शुरू में 1 बचेगा, 1/1 का स्क्वायर 1, और लास्ट का आपका बचेगा 1/10 का स्क्वायर, बाकी सब कट जाता है। तो 1/10 का स्क्वायर होता है 100, तो 1 माइनस 1/100 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 3 गुणा होगा 100 एकम 100, 100 में से 1 घटाए 99, और 99/100। क्लियर हुआ। और 100 का भाग अपने 99 में देंगे तो ये 0.99 आएगा, यहाँ 2 शून्य है तो 2 संख्या बाद दशमलव, 0.99। इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, ये लिखा है आपका 16 log 4 की घात 5 का मान किसके बराबर होगा। ध्यान से देखेंगे,
आप 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 16 को लिख सकते 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। तो यहाँ से हो जाएगा n log m होता है log m की घात n, मतलब 2 5 के ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25। तो ये 25 क्या है, इसका उत्तर है। यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार इसको और समझ सकते हैं, जैसे ये है ना 16 है, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौक 16। क्लियर है, फिर क्या है 16 log 4 5। अब ये फार्मूला होता है n log m, तो ऐसा रहता है, तो क्या होता है log होता है, ये n जो है m की घात में चला जाता है, log m की घात n। उसी प्रकार ये 2 क्या है 5 की घात में चला जाएगा फार्मूला से, n log m होता है log m की घात n, 2 इसके ऊपर में चला जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 4 हो गया log 4 5 का स्क्वायर, तो 5 पंचे क्या हो जाएगा 25। हमेशा ध्यान देंगे कभी भी ऐसे कोई संख्या है उसके ऊपर में log है फिर कुछ भी है, तो इसको नहीं लिखते, डायरेक्ट इसी को लिखेंगे, वही क्या हो जाएगा उसका उत्तर। इस प्रकार आप देखेंगे तो क्या आया था आपका 4 आया था log 4 और 5 का स्क्वायर क्या आया था 25, ये घात में है आपका। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा ये 25 नीचे आ जाएगा, जब भी कुछ ऐसे घात में log रहता है तो ये वाला नीचे आएगा, फिर log 4 को लिखते हैं और ये पहले से क्या है 4। तो ये क्या होता है, चूँकि नियम है log e इंटू ई बराबर होता है 1, तो log 4 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 1, तो 25 से कम 25 इसका उत्तर होगा। क्लियर, ये आपको उतना भी समझ में नहीं आता तो कभी भी याद रखेंगे, जैसे ये दिया है 4 log 4 और यहाँ पर आपको 25 है, तो कोई भी चीज़ दिया रहेगा उसके बाद जैसे log दिया है तो उसको नहीं लिखते, आपको किसको लिखना है, ये वाले को लिखना है डायरेक्ट। तो इसका उत्तर क्या आएगा आपका 25। तो ये log वाला नियम आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर भी दिया है a log x बराबर होता है x। तो ये रहा गणित के सभी 20 प्रश्नों का हल। तो ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।